नमस्कार, मैं हूं विनीत। आज है 27 जुलाई और दिन है सोमवार। आपका स्वागत है समय बुलेटिन टॉप 25 में। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। यूपी बोर्ड 2027 प्राइवेट परीक्षा का पूरा शेड्यूल जारी। आवासीय भवनों में चल रहे होटल रेस्टोरेंट पर होगी कार्रवाई। हाथियों के झुंड ने 3 एकड़ फसल रौंद दी। अखिलेश यादव को ओवैसी ने गठबंधन का दिया प्रस्ताव। ट्रेनों में तेज मोबाइल आवाज पर रेलवे सख्त। राम मंदिर परिसर में शुरू होगी वैदिक पाठशाला। और यूपी में कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। अब बाकी के समाचार देखते हैं विस्तार से। डिजिटल युग में युवाओं को गुमराह होने से बचाए सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षकों से कहा कि युवाओं को फर्जी एवं भ्रामक सूचनाओं से बचाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाएं। आगरा में उच्च शिक्षा के शिक्षकों की कैशलेस चिकित्सा योजना के शुभारंभ के दौरान उन्होंने कहा कि देश के करीब 60% युवा स्मार्टफोन और सोशल मीडिया से जानकारी प्राप्त करते हैं। ऐसे में अनाम और फर्जी अकाउंट समाज में भ्रम और विद्वेष फैला सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीक से दूरी बनाने के बजाय उसका सही उपयोग सिखाना जरूरी है और शिक्षण संस्थानों को राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ युवाओं का मार्गदर्शन करना चाहिए। यूपी बोर्ड 2027 प्राइवेट परीक्षाओं का शेड्यूल जारी। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2027 के प्राइवेट परीक्षार्थियों के लिए आवेदन कार्यक्रम जारी कर दिया है। आवेदन और फीस जमा करने की अंतिम तिथि 5 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है, जबकि ट्रेजरी में शुल्क 10 अगस्त तक जमा होगा। शैक्षणिक विवरण और दस्तावेज 16 अगस्त तक अपलोड किए जा सकेंगे। निर्धारित समय सीमा के बाद अभ्यर्थियों को 100 रुपये विलंब शुल्क के साथ भी आवेदन करने का अवसर मिलेगा, जिसकी प्रक्रिया 20 अगस्त तक पूरी की जाएगी। शिक्षकों को मिलेगा 1.5 करोड़ रुपए तक का बीमा। उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को 1.5 करोड़ रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। उच्च शिक्षा विभाग और पंजाब नेशनल बैंक के बीच हुए समझौते के तहत 3 करोड़ रुपए का हवाई दुर्घटना बीमा, 12 लाख रुपए का टर्म लाइफ कवर और अस्पताल में भर्ती होने पर 60,000 रुपए तक की नकद सहायता भी मिलेगी। इसके अलावा 1,28,000 से अधिक शिक्षकों और उनके आश्रितों को मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा सुविधा योजना का लाभ भी मिलेगा। 1701 स्कूलों में शुरू होंगे व्यावसायिक पाठ्यक्रम। उत्तर प्रदेश के 1701 राजकीय और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में नए शैक्षिक सत्र से व्यावसायिक शिक्षा शुरू होगी। इसके लिए 3,402 वोकेशनल ट्रेनर आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त किए जाएंगे, जिन्हें 15,000 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा। कक्षा 9 से छात्रों को आईटी, रिटेल, कृषि, पर्यटन और अन्य छात्रों से जुड़े ट्रेड पढ़ाए जाएंगे। प्रत्येक स्कूलों में 2 ट्रेड संचालित होंगे और छात्रों को नियमित प्रशिक्षण के साथ उद्योग भ्रमण तथा विशेषज्ञों के विशेष व्याख्यान का भी अवसर मिलेगा। कॉरिडोर परियोजना के लिए 10 गांवों में जमीन खरीद पर रोक। अलीगढ़ मुरादाबाद हाई स्पीड एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर परियोजना को लेकर अलीगढ़ के 10 गांवों में जमीन की खरीद बिक्री, नामांतरण और बंटवारे पर रोक लगा दी गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अनुसार 136 किलोमीटर लंबे इस प्रस्तावित कॉरिडोर की जद में कुल 69 गांव आएंगे। फिलहाल पहले चरण में 10 गांव में यह प्रतिबंध लागू किया गया है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने तक इन गांवों में जमीन से जुड़े राजस्व अभिलेखों में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकेगा। राम मंदिर परिसर में शुरू होगी वैदिक पाठशाला। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर परिसर में अस्थायी वैदिक पुजारी प्रशिक्षण पाठशाला शुरू करने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य वैदिक और रामानंदी परंपरा के अनुसार प्रशिक्षित पुजारियों की नई पीढ़ी तैयार करना है। ट्रस्ट के अनुसार चयन के दौरान अभ्यर्थियों को संस्कृत शिक्षा, शैक्षणिक योग्यता और सनातन परंपरा के प्रति आस्था को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रशिक्षण पूरा करने वाले पुजारी राम मंदिर के साथ देश विदेश के अन्य मंदिरों में भी शास्त्रोक्त विधि से पूजा अर्चना कर सकेंगे। पेपर लीक मामलों में कार्रवाई की मांग उठी। आजाद अधिकार सेना के अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर सुबह सपा विधायक वेदीराम और निषाद पार्टी के विधायक विपुल दुबे से जुड़े पुराने पेपर लीक मामलों में प्रभावी, निष्पक्ष और समयबद्ध अभियोजन की मांग की है। उन्होंने इन मामलों में कार्रवाई तेज करने का अनुरोध किया है। यह मांग ऐसे समय पर आई है जब पेपर लीक के मुद्दे पर राजनीतिक बहस पहले से जारी है। ट्रेनों में तेज मोबाइल आवाज पर रेलवे सख्त। ट्रेनों में बिना ईयरफोन तेज आवाज में मोबाइल पर रील देखने और गाने सुनने की शिकायतें बढ़ने के बाद रेलवे ने सख्ती शुरू कर दी है। कानपुर से गुजरने वाली ट्रेनों में पिछले 2 महीनों में ऐसी करीब 20 शिकायतें दर्ज हुई हैं। कई यात्रियों ने रेल मदद 139 हेल्पलाइन और सोशल मीडिया के माध्यम से भी शिकायत की। रेलवे ने नाइट प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है और नियमों के उल्लंघन करने पर रेलवे अधिनियम की धारा 145 के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी है।
250 करोड़ की साइबर ठगी में इनामी कारोबारी गिरफ्तार। कानपुर पुलिस ने 250 करोड़ रुपए की साइबर ठगी के मामले में 25,000 रुपए के इनामी स्क्रैप कारोबारी अंचित गोयल को गिरफ्तार किया है। जांच में उसकी 3 फर्जी फर्मों के जरिए 53 करोड़ रुपए के लेन देन का पता चला है। पुलिस के अनुसार इन फर्मों का इस्तेमाल साइबर ठगी की रकम खपाने और फर्जी जीएसटी और आयकर क्लेम लेने के लिए किया गया। मामले में अमेरिका के एक बैंक खाते से जुड़े विदेशी कनेक्शन की भी जांच की जा रही है। दागी वकीलों के मामले की सुनवाई दूसरे जिलों में। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकीलों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की सुनवाई दूसरे जिलों में कराने के आदेश दिए हैं। आदेश के तहत गोरखपुर के 359 अधिवक्ताओं से जुड़े 476 मामलों की सुनवाई अब संत कबीर नगर में होगी। इसी तरह बस्ती, सिद्धार्थनगर, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज के मामलों की सुनवाई भी आपस में निर्धारित दूसरे जिलों में होगी। हाईकोर्ट ने यह व्यवस्था निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए लागू की है। यूपी में कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में मानसून फिर रफ्तार पकड़ रहा है। मौसम विभाग ने 27 जुलाई से कई जिलों में तेज बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं की संभावना जताते हुए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। वाराणसी और पूर्वांचल में अगले 2 दिनों तक उमस बनी रह सकती है, जबकि सोमवार से बारिश का दौर तेज होने के आसार भी हैं। प्रयागराज में 28 जुलाई से लगातार 3 दिन झमाझम बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों को जल भराव वाले क्षेत्रों से बचने और खराब मौसम के दौरान आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है। खरीफ फसलों के लिए भी यह बारिश लाभदायक मानी जा रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में आयु सीमा की मांग। प्रयागराज में प्रतियोगी छात्रों ने असिस्टेंट प्रोफेसर और एडेड कॉलेज के प्रधानाचार्य भर्ती में आयु सीमा लागू करने की मांग की है। छात्र प्रतिनिधियों ने शिक्षा सेवा चयन आयोग से लोक सेवा आयोग की तर्ज पर भर्ती नियम लागू करने का आग्रह किया है। उन्होंने वर्ष 2022 के बाद नई भर्ती न निकालने का मुद्दा भी उठाया और परीक्षा से पहले पाठ्यक्रम में बदलाव न करने की मांग की, ताकि अभ्यर्थियों को तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। प्रयागराज में केशव मौर्य का सपा पर हमला। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में कार्यकर्ताओं से संवाद के दौरान समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा सत्ता में आने के लिए बेकरार है और फर्जी पीडीए की राजनीति करती है। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2027 में प्रदेश में फिर भाजपा की सरकार बनेगी। केशव मौर्य ने सोराओं को अपनी कर्म भूमि बताते हुए कार्यकर्ताओं से सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों को लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर सड़क धंसने से उठे सवाल। लखनऊ कानपुर ग्रीनफील्ड एलिवेटेड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के 12 दिन बाद कानपुर के कुरारी गांव के पास बारिश के दौरान सड़क का 5 से 7 फीट हिस्सा धंस गया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद संबंधित एजेंसी ने मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। 4,200 करोड़ रुपए की इस परियोजना का उद्घाटन 13 जुलाई को किया गया था। सड़क धंसने की इस घटना के बाद निर्माण गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। राशिदी के बयान के बीच संभल में AIMIM को मिला नया साथ। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को लेकर तिखी टिप्पणी करते हुए उन्हें मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन बताया। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद बड़े उलेमाओं ने मुसलमानों के नाम पर अलग अलग राजनीतिक दल की अवधारणा का समर्थन नहीं किया था। वहीं संभल में जामा मस्जिद के एक पदाधिकारी ने ओवैसी के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए AIMIM की सदस्यता लेने की घोषणा की। अखिलेश को ओवैसी ने दिया गठबंधन का प्रस्ताव। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मुरादाबाद की जनसभा में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को खुला गठबंधन प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में भाजपा को दोबारा सत्ता में आने से रोकने के लिए साथ मिलकर चुनाव लड़ने को तैयार है। ओवैसी ने कहा कि अगर उनकी पार्टी के चुनाव लड़ने से वोट बंटने की बात कही जाती है तो सपा उनके साथ मिलकर चुनाव लड़े। ओवैसी के इस बयान पर भाजपा ने इसे वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति बताते हुए निशाना साधा। हाथियों के एक झुंड ने 3 एकड़ फसल रौंदी। लखीमपुर खीरी के मझगई वन क्षेत्र से सटे तिकोना फार्म पे शनिवार रात जंगली हाथियों के झुंड ने करीब 3 एकड़ गन्ने और धान की फसल नष्ट कर दी। हाथियों की चिंगाड़ से आसपास के गांव में दहशत फैल गई। सूचना मिलने पर ग्रामीणों और वन विभाग की टीम ने शोर मचाकर तथा आग और टॉर्च की मदद से हाथियों को वापस जंगल की ओर खदेड़ा। प्रभावित किसानों ने फसल नुकसान का मुआवजा देने की मांग की है, जबकि अधिकारियों ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। ट्रेन के पहिए चोरी कर कबाड़ी को बेचते 3 गिरफ्तार। झांसी में GRP, RPF और रेलवे पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में रेलवे के पहिए चोरी कर कबाड़ी को बेचने वाले 3 आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया।
पुलिस ने उनके कब्जे से 2 ट्रकों में लदा करीब 3 टन रेलवे व्हील और स्क्रैप बरामद किया। रेलवे पुलिस के अनुसार आरोपी रेलवे वर्कशॉप के बाहर रखा सामान ट्रकों में छुपाकर कबाड़ी की दुकान तक ले गए थे। तीनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। 21 साल से सक्रिय बदमाश विपुल एसटीएफ मुठभेड़ में ढेर। मेरठ एसटीएफ और बागपत पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में सुशील मुछ गैंग के शार्प शूटर विपुल उर्फ खूनी को मुठभेड़ में मार गिराया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार उसने वर्ष 2005 में अपराध की दुनिया में कदम रखा था और उसके खिलाफ दिल्ली, मेरठ, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर समेत कई जिलों में लूट, हत्या, रंगदारी, अपहरण और सुपारी लेकर हत्या जैसे गंभीर मामलों के कुल 38 मुकदमे दर्ज थे। आवासीय भवनों में चल रहे होटल रेस्टोरेंट पर कार्रवाई होगी। बरेली नगर निगम ने आवासीय भवनों में नियमों के विपरीत संचालित होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ अभियान शुरू करने का फैसला किया है। विभागीय टीमें भवनों की जांच कर उपयोग की श्रेणी तय करेंगी। व्यावसायिक उपयोग न मिलने पर हाउस टैक्स को व्यावसायिक श्रेणी में बदला जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने पर सीलिंग की कार्रवाई भी की जा सकती है। नगर निगम के अनुसार यह अभियान नियमों के पालन और राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाएगा। एमएलसी उम्मीदवारों पर भाजपा कोर कमेटी में मंथन। उत्तर प्रदेश विधानसभा की 6 सीटों के लिए उम्मीदवार तय करने को लेकर भाजपा के प्रदेश कोर कमेटी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में बैठक की। सूत्रों के अनुसार पार्टी नेताओं के साथ कुछ बाहरी नामों पर भी चर्चा हुई, लेकिन सभी सीटों पर सहमति नहीं बन सकी। बताया जा रहा है कि पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ मौजूदा एमएलसी के नामों पर मतभेद है। उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए कोर कमेटी की एक और बैठक होने की संभावना है। बांके बिहारी मंदिर में उमस और भीड़ से श्रद्धालु परेशान। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में रविवार को भारी भीड़ और उमस भरी गर्मी के कारण श्रद्धालुओं को घंटों इंतजार करना पड़ा। विद्यापीठ और जुगल घाट प्रवेश मार्गों से मंदिर पहुंचने में लोगों को करीब 2 घंटे तक पुलिस बैरियर और भीड़ का सामना करना पड़ा। मंदिर के भीतर भी उमस के कारण कई श्रद्धालुओं की तबीयत बिगड़ गई। दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालुओं ने दर्शन व्यवस्था में सुधार और भीड़ प्रबंधन बेहतर करने की मांग की। सावन मेले में बदलेगी राम मंदिर की दर्शन व्यवस्था। सावन झूला मेले को देखते हुए अयोध्या के राम मंदिर की सुरक्षा और दर्शन व्यवस्था में बदलाव की तैयारी की जा रही है। प्रशासन के अनुसार 8 से 11 अगस्त और 23 से 28 अगस्त के बीच भारी भीड़ की संभावना के चलते बिना पास पूरे परिसर में दर्शन व्यवस्था पर रोक लगाई जा सकती है। इन दिनों 5 से 10 लाख कांवड़ियों के अयोध्या पहुंचने का अनुमान है। स्वतंत्रता दिवस से शुरू होने वाले सावन मेले के दौरान भी अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था लागू रहेगी। यूपी उत्तराखंड में नकली दवा गिरोह का भंडाफोड़। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में नकली विटामिन ई कैप्सूल बनाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने मेरठ, बागपत और उधम सिंह नगर में छापेमारी कर नकली दवा बनाने वाली फैक्ट्रियां पकड़ी। कार्रवाई के दौरान मशीनें, नकली लेवल और करीब 6 लाख ईवियान 400 mg कैप्सूल बरामद किए गए। मामले में मुख्य आरोपी विकास चौहान समेत 4 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की गई है। FSDA के अनुसार गिरोह लंबे समय से नकली दवाएं बनाकर बाजार में खपा रहा था और मामले की जांच आगे भी जारी है। 31 जुलाई तक भरे आयकर रिटर्न लेट फीस से बचे। गैर कारोबारी और वेतनभोगी आयकरदाताओं के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। निर्धारित समय तक रिटर्न दाखिल नहीं करने पर आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत 5 लाख रुपए तक की कर योग्य आय पर 1,000 रुपये और उससे अधिक आय होने पर 5,000 रुपये तक का विलंब शुल्क देना पड़ सकता है। यदि कर बकाया है तो नियमानुसार ब्याज भी लगेगा। वहीं जिन करदाताओं की आय व्यापार या पेशे से है और जिनके खातों का टैक्स ऑडिट आवश्यक नहीं है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 निर्धारित है। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको लगता है ऐसी खबरें ज़रूरी हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए।